चल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, सुनना। अब आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। अभी हाल ही में ही जनवरी और मई 25 में से एक एग्जाम में आया, 10 मार्क्स की केस स्टडी आई। मई 25 में आई थी केस स्टडी स्टॉकआउट के ऊपर, तो हम वही समझने वाले हैं। समझो बात को। स्टॉकआउट क्या होता है बेटा? स्टॉकआउट कॉस्ट ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टॉकआउट कॉस्ट, तो क्या होता है स्टॉकआउट कॉस्ट, इसको समझो। अभी कुछ नोट नहीं करना, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पे भी लेके जाऊंगा। ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा। आसान टॉपिक है अगर ध्यान से समझो तो। देखो, स्टॉकआउट कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर बहुत आराम से बोलूं, एक कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, अगर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसे नुकसान कितना होगा, तो उसे नुकसान कितना होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, बस। ठीक है, अगर कंपनी गलती से कभी आउट ऑफ स्टॉक हो भी गई तो भैया नुकसान कितना, बहुत ही आराम से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट पे भी नहीं लेके जा रहा, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, सिंपल सी बात। स्टॉक आउट मतलब अगर कंपनी हो जाए आउट ऑफ स्टॉक तो कॉस्ट कितनी। ठीक है, चलो, मतलब नुकसान कितना। ये देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। आ जाओ, पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, फिर 42 और खत्म हो गया। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्टॉक आउट इज सप्लाइड बाय कंपनी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जो आईसीएआई का क्वेश्चन है बस उसमें फिगर डबल है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, स्टॉक आउट के यूनिट्स दे रखे हैं, मतलब भाई मेरे पास एक बार 800 यूनिट्स की कमी थी, कस्टमर आया, मैंने कहा भाई यूनिट नहीं है, उसने कितने मांगे थे? 800, मेरे पास है ही नहीं देने को। कितने? 800 यूनिट्स नहीं है मेरे पास, 800 यूनिट नहीं है भाई देने को। ठीक है, फिर 600 यूनिट मांगे। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा हुआ 3 बार। जैसे गाना है ना, ऐसा होता है 17-18 सालों में, तो ये 800 यूनिट के लिए आया कस्टमर। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा हुआ 2 बार। 600 यूनिट के लिए आया कस्टमर, ऐसा होता है साल में 3 बार। 400 यूनिट के लिए ऐसा कितनी बार होगा? 5 बार। 200 यूनिट के लिए कस्टमर आया, ऐसा 10 बार हुआ। 200 यूनिट के लिए कस्टमर आया और कस्टमर वापसी चला गया खाली हाथ, टन टन करता हुआ खाली हाथ चला गया, कुछ मिला ही नहीं उसे। नील यूनिट्स के लिए कस्टमर आया और 0 यूनिट के लिए वापसी गया, ऐसा भी साल में 30 बार हो रहा है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हर यूनिट पे 200 रुपए, इन्वेंट्री की कॉस्ट है 19 रुपए। देखो नॉर्मल सी बात है, 200 रुपए है, इन्वेंट्री की कॉस्ट 19 है, तो भैया यहां से आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। वाइल स्टॉकआउट कॉस्ट है 50, स्टॉकआउट की कॉस्ट दे रखी है, मतलब अगर मेरे पास, तुम ऐसे समझना, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना, वो सब छोड़ो, कॉन्ट्रीब्यूशन सब छोड़ो, फालतू की चीजें। अभी अगर आप किसी भी चीज को बेचोगे 200 रुपए की बिकेगी, उसको गोदाम में संभालने का खर्चा 19 रुपए है। और अगर तुम्हारे यहां से कस्टमर अगर दूसरी दुकान पे चला गया ना दादा, तो दूसरी दुकान पे जाने के साथ साथ आपका 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। समझ आई? पर यूनिट। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या निकालना है? इफ द कंपनी विशेस टू नेवर मिस अ सेल, कभी अगर कंपनी सेल मिस करना ही नहीं चाहती तो कितना सेफ्टी स्टॉक रखेगी? व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड, कितनी कॉस्ट है वो सब निकाल दो, निकाल देंगे। व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेफ्टी स्टॉक ऑफ 600, 400, 200 बता देंगे। और व्हाट इज द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, सब कुछ समझ आ जाएगा। सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, ध्यान से सुनना बहुत आराम से। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन का डाटा लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमेशा निकालनी है, हमेशा कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि जितना हो रहा है पूरे साल में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे समझो। एक तरफ ले लेता हूं स्टॉक आउट, एक तरफ ले लेता हूं स्टॉक आउट के यूनिट्स, और एक तरफ ले लेता हूं ऐसा साल में कितनी बार हुआ, और यहां निकाल दूंगा प्रोबेबिलिटी। सही है, आ जाओ। स्टॉक आउट कितना कितना हुआ था बताना। क्वेश्चन में 800, 600, 400, 200 और 0। यहाँ लिख देता हूँ, एक बार हुआ 800 यूनिट, फिर हुआ 600 यूनिट, फिर हुआ 400, फिर हुआ 200 यूनिट, और फिर हुआ 0 यूनिट। सही है, टाइम्स बताओ बेटा, टाइम्स 2, 3, 5, 10 और 30। 2, 3, 5, 10 और 30 टोटल करना। 30 और 10 40 और 10 50 हो गए। टोटल आ रहा है 50। ठीक है, टोटल आ रहा है 50। सही है। अब प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, बचपन में आपने पढ़ा था जब आपकी नाक भाग करती थी, है ना, तो 2/500, ये हो गया 2/50, सॉरी। ठीक है, 2/50। ठीक है, तुमने मेरे को गाली दी, देखो मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, कह रहे कैसे बोल रहा है बे, नाक बहती थी, हमारी नहीं बहती थी, तेरी बहती होगी, ऐसा। ये आ गया 0.04। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली निकालो, अगली आएगी 3/50, फिर अगला आएगा 5/50, फिर अगला आएगा 10/50,
और फिर लास्ट आएगा बेटा 30/50, सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आ गई 3/50, 0.06। अगला है 5/50, यह आ गया 0.10। अगला बोलो 10/50, 0.20। और 30/50 ये हो जाएगा 0.60। सारी प्रोबेबिलिटी का सम चेक कर लो, 1 आना चाहिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। सर क्यों निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी? बेटा साल में 2 बार ऐसा हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो देखोगे ना, अकरेंस कितनी है कि 50 बारी में से 2 बार ऐसा हो रहा है, हमेशा थोड़ी ना हो रहा है। हाँ सर ठीक है सर, हमेशा निकालनी प्रोबेबिलिटी। हाँ, और अगर कभी टाइम्स का टोटल 100 आ गया तो प्रोबेबिलिटी निकालनी बहुत आसान है, सीधा 100 से डिवाइड करते चलना। ठीक है, ये आ गया। अब इतना क्वेश्चन तो आसान है। अब इसके ना आगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जरा वो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ सुनना बेटा, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब मैं इसके आगे लेके जा रहा हूं दूसरा पार्ट। मैं यहाँ निकालूंगा सारी की सारी रेलेवेंट कॉस्ट, और रेलेवेंट कॉस्ट में मेरी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? तो रेलेवेंट कॉस्ट में 2 कॉस्ट आएगी। एक स्टॉकआउट की कॉस्ट, क्योंकि जितना कस्टमर जो है यहां से वापसी जाकर के किसी और से खरीद रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है, एक तो वो कॉस्ट। और साथ में मैं जितनी इन्वेंट्री रख रहा हूं उसकी कैरिंग कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेरे पास बस ये 2 ही तो खर्चे हैं, और कोई मेरे पास खर्चा है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास और कोई खर्चा नहीं है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, मुझे सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 19 है और स्टॉकआउट कॉस्ट 50 है। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लगती है, वो सब आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ सुनते चलना। ठीक है, आराम आराम से, बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा, सुनना बेटा। एक तरफ तो मैंने लिखे सेफ्टी स्टॉक का लेवल, एक तरफ तो मैंने रखा कि मेरे को सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है। जो जो क्वेश्चन में लेवल दे रखे हैं मैं वही करूंगा। तो सेफ्टी स्टॉक का लेवल रखा, सही है सर, समझ आया। फिर इसकी वजह से कितना मेरे को स्टॉक आउट होगा मैंने वो रखा सामने कि स्टॉक आउट कितना होगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर रख देंगे स्टॉक आउट कितना आया, सही है सर। और स्टॉक आउट के बाद यहां पर रख दूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सही है सर, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी के साथ अब मैं निकालूंगा यहां पर पहली कॉस्ट हो गई स्टॉक आउट कॉस्ट, एक बार निकाल दोगे स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगी स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद जो स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी अब उसका निकाल देंगे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। सर एक्सपेक्टेड क्यों निकाल रहे हो? एक्सपेक्टेड इसीलिए क्योंकि उसको आपको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। अभी के लिए आप लिख करके रखो, ठीक है। फिर एक आएगी आपके पास कैरिंग कॉस्ट, और जैसे ही कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी तो यहां आ जाएगा टोटल। सही है, बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही है ना, बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी स्टॉक लेवल से चालू करेंगे, सबसे पहला केस उठाएंगे। सारे के सारे सेफ्टी स्टॉक लेवल में यही उठाऊंगा। देखो पहले 800 फिर 600 सारे। अब एक बात समझना, अगर 800 यूनिट मेरे पास रखे हैं, 800 यूनिट मेरे पास रखे हैं, तो देखो कस्टमर किस किस का आ रहा है, ऊपर चल रहा हूं। अगर कस्टमर 800 यूनिट का आया कस्टमर पूरे यूनिट ले जाएगा, 600 यूनिट का आया कस्टमर पूरे ले जाएगा, 400 यूनिट आया कस्टमर ले गया, 200 आया ले गया, 0 आया ले गया। मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कस्टमर वापसी गया, कस्टमर खाली हाथ वापसी गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 800 है तो स्टॉक आउट हो गया 0 यूनिट्स का, क्योंकि मेरे पे 800 रखे थे, जब जब कस्टमर आया सारा लेकर के चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो 0 यूनिट्स। भाई यहां पर तो ये है ना स्टॉक आउट इतने यूनिट का हो रहा है, ठीक है, अपना कोई स्टॉक आउट हुआ ही नहीं। अगर स्टॉक आउट ही कुछ नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं आएगी ना, तो स्टॉक आउट कॉस्ट ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर। अब आएगी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। जरा कैरिंग कॉस्ट ध्यान से समझना, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? कैरिंग कॉस्ट है 19 रुपए। कैरिंग कॉस्ट है 19 रुपए। और भैया मेरे पास है कितने? 800 यूनिट मेरे पे है 800 यूनिट, तो 800 इंटू 19, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 800, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री है सेफ्टी स्टॉक में, वही एवरेज होता है आपको पता है। तो 800 इंटू में 19, ये कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई 15,200। तो मेरी टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला करके बनेगी, ए और बी को। यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गई ए और बी को मिला करके 15,200, ठीक है। बस थोड़े से पेशेंस रखना, देखो आपको सब समझ आएगा, बस मेरे पे भरोसा रखो, सब समझ आएगा बेटा। ये हो गया पहला 800 यूनिट। अब मैं 800 से थोड़ा सा आगे चला गया, 600 यूनिट, ठीक है। सारे पहले से सारे कॉलम मत बना देना, ठीक है। अब आए 600 यूनिट। अब समझना 600 यूनिट, ठीक है। दोबारा से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने रखता हूं। देखो 0 यूनिट वाला आया कोई दिक्कत नहीं है, 200 यूनिट वाला आया लेके चला गया सामान, क्योंकि मेरे पे 600 रखे थे, 400 वाला आया वो भी चला गया, या 600 वाला, सारे एक साथ नहीं आएंगे, कभी कोई आया कभी कोई आया, सब हो जाएगा। 800 वाला आया तो भाई मैं उसे सिर्फ 600 दे पाऊंगा, 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। क्या 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा? हाँ सर, यह 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर 200 यूनिट का स्टॉक आउट। बताओ 200 यूनिट के स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। अब यहां पर ना एक बात का खास ध्यान रखना आपको, बस वो चीज का खास ध्यान रखना, 200 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ तो 200 यूनिट की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी, आया तो 800 वाला बंदा था ना, 800 वाला बंदा आया जिसकी वजह से वो 600 लेके गया और 200 आउट ऑफ स्टॉक हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखना। 800 वाले बंदे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.04,
सही है, हाँ सर सही है। अब इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट निकालो, तो देखो इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे आएगी, जरा इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट समझना। पहले अपन नॉर्मल स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल ले क्या, हाँ पहले नॉर्मल स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल लेते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट थी भाई देखो 200 यूनिट है और हर यूनिट पे मेरे को 50 रुपए का नुकसान होगा, मतलब 10,000 का नुकसान हुआ। लेकिन 10,000 का नुकसान तो पूरे साल में है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो देखोगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो 10,000 के नुकसान की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं 0.04। तो बताओ मेरा नुकसान कितना होगा। 10,000 इंटू में ऐसे करता हूँ, 10,000 इंटू में 0.04 है ना, ये आया 400, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा 400 रुपए का नुकसान होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट आएगी, अब की बार मैं सामान रख रहा हूँ 600 और 600 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई, ये आ गई 11,400। तो 11,400 और 400 दोनों को मिलाकर के हो गई 11,800। समझ आया, क्योंकि अगर आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया ना तो आगे रिपीटेशन है बस। दोबारा समझ लो, 600 यूनिट रखे हैं तो जो 800 वाला आया वो वापसी गया, कितने यूनिट्स के लिए वापसी गया, वो 200 यूनिट के लिए वापसी गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी बेटा 800 वाले की लगेगी, क्योंकि जो कस्टमर आया था वो 800 वाला आया था। क्या क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अब देखो इसके बाद समझाता हूं, इसके बाद तो आपको एक ही बार में बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 600 के बाद है 400 यूनिट, सुनो 400 यूनिट ध्यान से सुनना, दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूं आराम से सुनो। 0 यूनिट वाला आया कोई दिक्कत नहीं, 200 वाला आया, 400 वाला आया कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 600 वाला आया तो 200 यूनिट के लिए वापसी जाएगा क्योंकि 400 तो है, और 800 वाला आया तो 400 यूनिट के लिए जाएगा। तो यहां पर दो केस बनेंगे, एक बनेगा 200 यूनिट वाला, एक बनेगा 400 वाला। ठीक है, 200 यूनिट पे प्रोबेबिलिटी किसकी लोगे, प्रोबेबिलिटी लोगे 600 वाले की, क्योंकि 600 वाला वापसी गया था। तो यहाँ आएगी 0.06, फिर आएगा 0.04 है ना, यहाँ आएगा 0.06 और यहाँ आएगा 0.04। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी हो बताते चलना बस, आगे तो अब काम रिपीटिशन है, बस कुछ नहीं करना आपको। 400 देखो 200 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ तो 200 यूनिट पे 50 रुपए का खर्चा यानी 10,000 का खर्चा। सेम 400 यूनिट का नुकसान हुआ, 50 रुपए का खर्चा यानी कितना खर्चा हुआ, पहले खर्चा निकालो नॉर्मल 20,000। अब इसको प्रोबेबिलिटी से भी कि नुकसान होना चाहिए था 10,000 लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.06, तो ये नुकसान कितना हुआ, ये नुकसान हुआ 600। यह नुकसान होना चाहिए था 20,000 और प्रोबेबिलिटी है 0.04, तो नुकसान होना चाहिए था बस 800 का। तो इस केस में टोटल नुकसान होना चाहिए था 1,400 रुपए का, इस केस की बात कर रहा हूँ 1,400। अच्छा मेरे पास स्टॉक कितना रखा है, मेरे पास स्टॉक रखा है 400, 400 के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट आएगी। कैरिंग कॉस्ट हमेशा बेटा उस हिसाब से आती है जितना स्टॉक रखा है, तो ये हो गया 7,600, और अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो टोटल कॉस्ट हो गई 9,000 रुपए। ठीक है, बताओ क्या क्लियर होता जा रहा है क्या बेटा, अगर यहां तक क्लियर हो गया, अब तो रिपीटेशन है, अब तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं 400 तक पहुंच गया, 400 के बाद 200 यूनिट है और 0 यूनिट है, एक बार 200 ले लूंगा, एक बार 0 ले लूंगा, खत्म। बेटा प्लीज चैट पे बताना क्या क्लियर हो रहा है क्या। अब इसके बाद मैंने रखा 200 यूनिट। बेटा अगर सेफ्टी स्टॉक में 200 यूनिट रखोगे तो 0 वाला आएगा वापसी नहीं जाएगा, 200 वाला भी वापसी नहीं जाएगा, 400, 600, 800 हर एक वाला वापसी जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 400 वाला वापसी गया तो कितने यूनिट का नुकसान होगा बताओ। अब यहाँ पर नुकसान होगा पहले 200 यूनिट का, यहाँ लिख देता हूँ, नुकसान होगा 200 का। ठीक है, अगर कौन सा आया 600 वाला, अगर 800 वाला आया तो 800 वाला आया तो नुकसान होगा 600 का। ठीक है, कौन कौन सा नुकसान होगा 200 वाले में, 400 वाला भी, 600 वाला भी, 800। 400 वाला आया तो 200 का नुकसान, 600 आया तो 400 और फिर 600 है ना। यहाँ लिखता हूँ पहले नुकसान होगा 400 रुपए का, यहाँ नुकसान होगा 400 का और फिर नुकसान होगा 600 का। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी डाल दो, प्रोबेबिलिटी डलेगी 6, 4, 6 और 8 की है ना, 400 की, 600 की और 800 की। 0.10, 0.06 और 0.04, पहले आएगी 0.10, फिर आएगी 0.06 और फिर आएगा 0.04। बस प्रोबेबिलिटी एक बार मिल जाए, अब तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, करते चलो। तो यहाँ नुकसान हुआ 200 यूनिट का, अब मैं सीधा लिख दूं क्या, अगर नुकसान हुआ 200 यूनिट का तो 200 इंटू 50 कर लो। अगर आप करोगे 200 इंटू 50, यह आ जाएगा 10,000 का नुकसान। यहाँ पर 400 का नुकसान हुआ तो यहाँ आ जाएगा 20,000। यहाँ हुआ 600 यूनिट का नुकसान तो 600 इंटू 50 कर दो, यहाँ आ जाएगा 30,000 का नुकसान। बट अब आप उसको प्रोबेबिलिटी से भी एडजस्ट करोगे तो उसको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट करो, 10,000 इंटू में 0.1 यह आ जाएगा 1000। ठीक है, 20,000 इंटू में 0.6 यह आ जाएगा 12, 0.06 था ना, 1200 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक, और ये भी आएगा 1200। तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 12, 12, 24, 3400 का नुकसान हो गया। गोदाम में सामान कितना रखा है, गोदाम में सामान रखा है 200 यूनिट, 19 रुपए के हिसाब से यहाँ कॉस्ट आ जाएगी 3800। तो 3800 और 34 दोनों को मिला दो, यहाँ हो जाएगा 7,200। ठीक है, बस लास्ट केस, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक कुछ रखूं ही ना, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 0 यूनिट्स रखूं, बेटा अगर 0 यूनिट्स रखोगे तो अब तो हर बंदा वापसी जाएगा। अगर आपने 0 यूनिट रखा तो भाई अब तो 200 वाला बंदा भी वापसी गया,
400 वाला भी वापसी, 600 वाला भी वापसी, और इसके साथ साथ 800 वाला बंदा भी वापसी गया। सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो, 200 से प्रोबेबिलिटी सबकी लिख लो। 0.2, 0.1 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.10, 0.06 या 04 क्या है 0.06 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ लिख लो, तो यहाँ पर 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट का 50 रुपए के हिसाब से जो नुकसान होगा, यहाँ नुकसान होगा 10,000 का, यहाँ नुकसान होगा 20,000 का, यहाँ नुकसान हुआ 30 का, और यहाँ हुआ 40 का। लेकिन इसको प्रोबेबिलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करते चलो, ये हो जाएगा 1600, ये तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा था ना, ये हो जाएगा 1800, ये कितना हो जाएगा भाई 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, जोड़ना 2 और 2 4, 5800 और 1600, बेटा टोटल खर्चा हो जाएगा 7400 का। लेकिन इस केस में मेरी एक बात अच्छी है कि कैरिंग कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, 0 इंटू 19 आएगी, तो 0 हो गई, तो यहाँ पर खर्चा आ जाएगा 7400। ठीक है, ये सारा का सारा अपना क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। बस ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी वर्किंग में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक का समझा दूं, जैसे ये वाला केस है, इसका मतलब मैंने अगर 400 यूनिट रखे, ऐसे समझो, अगर 400 रखे तो 0 वाला आया कोई दिक्कत नहीं, 200 वाला आया कोई दिक्कत नहीं, 400 वाला आया कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है, जब 600 वाला आया तो दिक्कत होगी इतने की, जब 800 वाला आया तो इतनी दिक्कत होगी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ लेंगे 600 की और 800 की, ये मत भूलना, बस ये आ गया तो समझ आ जाएगा। फिर खर्चा निकाल के लास्ट में प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट भी करना है, ये बात ध्यान रखना। बस आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आओ अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहला पार्ट पढ़ो। इफ द कंपनी विशेस टू नेवर मिस अ सेल, कभी भी सेल मिस नहीं करनी, तो व्हाट शुड बी इट्स सेफ्टी स्टॉक, तो उसका सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में पहले का आंसर होगा, अगर कभी कोई सेल मिस नहीं करनी, तो फर्स्ट पार्ट में पहले का आंसर होगा, अगर नेवर मिस अ सेल, कभी भी कोई भी सेल मिस नहीं करनी, तो सेफ्टी स्टॉक रखो 800 यूनिट का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। सेफ्टी स्टॉक होना कितना चाहिए, 800 यूनिट। ठीक है सर, ताकि कोई भी कस्टमर आए वापसी ना जाए, पहला हो गया। व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, इसके साथ टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब अगर मैं 800 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा, तो 800 यूनिट पे रखूंगा तो 15,200, यहाँ पर आ रहा है खर्चा 15,200 रुपए का मेरा खर्चा आ जाएगा। यहाँ तक सही है, बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आगे आओ। इसके बाद व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेफ्टी स्टॉक, 600, 400, 200, तो ये तो अपन निकाल चुके हैं। देखो सेफ्टी स्टॉक और टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक है सेफ्टी स्टॉक और एक है टोटल कॉस्ट। पहले सेफ्टी स्टॉक है 600, 400, 200, 600, 400 और 200। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आएगी, 600, 400, 200 पे आपने निकाल रखी है। तो 600 पे देखो, 600 पे है 11,800, यहाँ है 9,000 और यहाँ पर है 7,200। 11,800, 11,800, 9,000 और 7,200। सही है, सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कौन सा है, ऑप्टिमम होगा जहां खर्चा सबसे कम आएगा। ऑप्टिमम का मतलब हो गया जहां पर मिनिमम कॉस्ट है। आओ बेटा मिनिमम कॉस्ट देख लो, मिनिमम कॉस्ट कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो मिनिमम कॉस्ट 7,200 आ रही है 200 पे, तो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 7,200। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप 200 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखोगे वो केस सबसे बढ़िया है। इसी के साथ हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बेटा पूरे क्वेश्चन में बस ऊपर की वर्किंग है, पहले आप प्रोबेबिलिटी करोगे, प्रोबेबिलिटी के बाद पूरा क्वेश्चन आपसे बहुत तसल्ली से एक ही बार में निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब आप बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन में एक ही पार्ट था जो सबसे बेहतरीन था, और अगर आपको वो समझ में आ गया तो पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बोलो बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। मैं जब तक पानी भर रहा हूँ आप मुझे बोलो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ICAI के स्टडी मटेरियल का सेम ऐसा क्वेश्चन है, और बहुत सारे मेरे बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी, सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें। ये लो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, लिख दो बेटा चैट पे, चले आगे फिर। ठीक है, हाँ सर सही है, एकदम परफेक्ट सर, मजा ही आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आओ अब इसी के टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और है, जरा वो भी आपको समझा दूं, आराम से समझना क्या क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से अगर आप समझोगे तो। देखो क्या बोला, IPL Limited using a small casting in one of its finished product, the casting are purchased from a factory IPL Limited 54,000 casting per year at a cost of 800।
पूरे साल में खरीद रहे हो 54,000 कास्टिंग्स। क्या होती है कास्टिंग छोड़ो, मेरे लिए ए का मतलब एनुअल डिमांड है, और 800 रुपए में खरीद रहे हो, ये हो गया परचेज प्राइस। ठीक है सर। द कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डे पर ईयर बेसिस। पूरे साल में 360 दिन है। ठीक है। कास्टिंग एस्टिमेट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर, ये ओ हो गया। और 300 रुपए का खर्चा आएगा वन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर, तो ये हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है सर। The high carrying cost result from the need to keep the casting in carefully controlled temperature, humidity condition छोड़ो। अब यहाँ देखो एक बात लिखी है, यहाँ लिखा है डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 दिन। बेटा जनरली का मतलब होता है ऑन एन एवरेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में आएगा तो जनरली लिखा होगा। जनरली का मतलब ये एवरेज है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डे, मतलब सामान आने में 10 दिन लगते हैं। मिनिमम 6 नहीं है, एवरेज 6 है, 6 से लेकर 10 दिन लगते हैं। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस, ये बोला है कि 6 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब परसेंटेज है अकरेंस की 75%। 7 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की या परसेंटेज ऑफ अकरेंस है 85 क्यूमुलेटिव बेसिस पे। 8 दिन में सामान आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95%, 90%। 9 दिन पे सामान आ जाएगा 95%, 10 दिन में सामान आ जाएगा 100%, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है। सबसे पहले बोला ईओक्यू निकालो। आओ, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 का, मतलब पहला पार्ट तो बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। पहला पार्ट तो कर सकते हैं ना आराम से, हाँ से कर सकते हैं। ये लो आप क्वेश्चन पढ़ो, ये लो आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, ईओक्यू निकालो। क्योंकि ईओक्यू में तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से कर दो ईओक्यू, तो करो फटाफट से ईओक्यू करो। ठीक है। आओ देखो, पहले लेंगे ए, फिर लोगे ओ, फिर लोगे सी। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला, ऐसे लिख देता हूँ, पहला पार्ट था ना, ये लिख देता हूँ, पहले पार्ट में उसने बोला निकालना है ईओक्यू, और ये होगा बेटा 2AO अपॉन में सी रूट में। आओ ए देखो, ए है 54,000 कास्टिंग्स, ये हो गया कास्टिंग्स। ओ है 9,000 रुपये पर ऑर्डर, ओ है 9,000, और सी दे रखा है आपको 300। तो EOQ आ जाएगा 2, आप निकालो बेटा कितना आएगा, 54,000 इंटू में 9,000 अपॉन में आ जाएगा 300, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। ये कितना आ गया बेटा, 54,000 इंटू में 2 इंटू में 9,000 डिवाइड कर दो 300 से, और ये आ जाएगा 1800 यूनिट्स, 1800 कास्टिंग्स। पहला पार्ट तो खत्म हो गया, ये आ गया 1800 कास्टिंग्स। ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही फालतू था। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, assume that company is willing to take a 15% risk of being out of stock, what would be the safety stock और reorder point। safety stock और reorder point का मतलब reorder level निकालना है। ठीक है। अब इसको समझाने से पहले यहाँ पर मेरे को वो टेबल बनानी पड़ेगी, जरा टेबल समझना कि वो टेबल क्या है। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला क्या था, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, डिलीवरी के दिन दे रखे हैं और परसेंटेज ऑफ अकरेंस दे रखी है। यहाँ लिखता हूँ, एक दे रखे हैं बेटा डिलीवरी के डेज, एक है डिलीवरी के डेज, दूसरा है परसेंटेज ऑफ अकरेंस कि काम कैसे कैसे होगा, और जितना परसेंटेज ऑफ अकरेंस होगा तो बाकी का बैलेंस जो है वो रिस्क परसेंटेज आ जाएगा। 100 में से माइनस करिए, 100 में से परसेंटेज ऑफ अकरेंस हटा दो, जितना परसेंटेज ऑफ अकरेंस हट जाएगा बाकी का रिस्क होगा। किसका रिस्क, कौन सा रिस्क सर, रिस्क होगा स्टॉक आउट का, है ना। क्योंकि अगर 75% चांस है कि सामान आ जाएगा, तो 25% ये भी तो चांस है ना कि सामान नहीं आएगा, जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकाली थी। हाँ सर, डिलीवरी के दिन दे रखे हैं 6, 7, 8, 9, 10। पहले यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दे रखे हैं डिलीवरी के दिन 6, फिर है 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। बेटा यहाँ पर जो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ लिख भी देता हूँ आगे, ये है क्यूमुलेटिव बेसिस पे परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे परसेंटेज बोलो, पहले आएगी 75, फिर आएगी 85, है ना। पहले होगी 75%, फिर हो जाएगी 75 में 10 जोड़ लो, ये हो गई 85%। ठीक है। आगे कैसे होगी, आगे होगी 75 में 10 जोड़ लो और 5 जोड़ लो, ये हो जाएगी 90%। ठीक है। फिर 75 में 10 भी जोड़ लो, 10 जोड़ लो, 5 जोड़ लो, फिर 5 जोड़ लो, ये हो गई 95%। ऐसे ही लास्ट में 100%। मतलब देखो सर 6 दिन में सामान आ जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 75%। सर 7 दिन में सामान आ जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 85%। सर 8 दिन में सामान आ जाएगा, चांसेस कितने हैं, 90%। सर 9 दिन में सामान 95%। 10 दिन में सामान सर 100% चांस है 10 दिन में तो आ जाएगा। अब परसेंटेज बताओ, रिस्क की परसेंटेज कितनी होगी। अगर 75% चांसेस है कि सामान आ जाएगा, मतलब 25% चांस है कि सामान नहीं आएगा। यहाँ 15% चांस है कि सामान नहीं आएगा। यहाँ 10% चांस है कि सामान नहीं आएगा। यहाँ 5% और यहाँ 0% चांस है कि सामान नहीं आएगा। यही टेबल इस क्वेश्चन की पूरी जान है। अगर तुम्हारे को ये समझ आ गया ना, तो भाई पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे वो डायलॉग सुना तुमने, ए फगोनिया, हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, तुम हमारी जान है, वैसे ही इस क्वेश्चन की ये जान है।
समझ आ गया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आओ अब पढ़ो सेकंड पार्ट। उसने बोला कंपनी 15% का रिस्क लेना चाहती है। अगर कंपनी 15% का रिस्क लेगी तो व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक? आपको बताना है सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और रीऑर्डर क्या रहेगा। आओ अब इसके नीचे मैं यहां से कर रहा हूं, अगर कंपनी रिस्क लेगी 15%, बेटा अगर रिस्क 15% है, देखो रिस्क 15% तो डिलीवरी के डेज कितने हो गए आप बताओ? डिलीवरी के डेज कितने हो जाएंगे? तो डिलीवरी के डेज आ जाएंगे बेटा 7 दिन। 7 दिन आ जाएंगे कि 7 दिन में सामान आएगा? हाँ। और 6 दिन क्या है? 6 दिन है एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज इतना टाइम तो लगता है। अब 7 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन का मेरे को स्टॉक रखना पड़ेगा। बात समझो, 6 दिन है एवरेज, पर 15% रिस्क उठाने के लिए मेरे को 7 दिन का सामान रखना है। वैसे मैं 6 का रखता हूं, अब मुझे 7 का रखना है, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा सामान रखना है। तो सेफ्टी स्टॉक यहां क्या हो जाएगा? इस केस में मेरा सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा बेटा, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 54,000, पूरे साल में दिन है 360। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पढ़वा देता हूं। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो 360 दिन, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया एक दिन का। मेरे को सामान रखना है 7 दिन का और ऑन एन एवरेज मैं सामान रख रहा हूं 6 दिन का, तो एक दिन का क्या हो जाएगा? स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 150 कास्टिंग्स, ठीक है। ये हो गया 150 कास्टिंग्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी पॉइंट पे उसने बोला रीऑर्डर लेवल भी निकाल दो, तो रीऑर्डर लेवल निकाल देते हैं। रीऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला? सेफ्टी स्टॉक वाला। तो एक ले लेंगे सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक के साथ क्या आता है बोलो? एक आता है एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम। यही होता है क्या? देखो यही तो फॉर्मूला है। सेफ्टी स्टॉक बोलो कितना? सेफ्टी स्टॉक है 150। एवरेज यूसेज कितनी? एवरेज यूसेज है एक दिन की 54,000 अपॉन 360, ये एक दिन की है। एवरेज लीड टाइम है 6 दिन का, ठीक है। तो वैसे ही 7 दिन की कंजम्पशन वही तो आएगा, तो ये हो गया 150 और ये कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 150 इंटू 6, 900। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1050 कास्टिंग्स। पहला पार्ट खत्म। बताओ क्लियर हुआ क्या? बस आपको ये देखना है मुझे कितना परसेंट रिस्क उठाना है। जितना परसेंट रिस्क उठाना है उतने दिन का सामान रखना है। जितने दिन का सामान रखना है उसको एवरेज से कंपेयर कर लो। जैसे देखो एक पार्ट और समझाता हूं और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। आओ पहले दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट पढ़ो। अगर मेरे को 5% का रिस्क उठाना है तो सेम पार्ट है, सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर निकालना। अगर 5% का रिस्क है तो ठीक है। आओ तो ये पार्ट कौन सा था? अब मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ ना, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए फिर से इसमें जाऊंगा। 5% का रिस्क उठाना मतलब 9 दिन के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लो थर्ड। थर्ड में फिर से लिखता हूँ, अगर मेरे को रिस्क उठाना है 5%, बेटा रिस्क है 5%, तो डिलीवरी कितने दिनों में चाहिए? डिलीवरी के लिए सामान का जो मेरे को अपने आप पे सामान रखना पड़ेगा, वो सामान रखना पड़ेगा 9 दिन का। सही बात है? हाँ सर 9 दिन का। अब आप सेफ्टी स्टॉक निकाल लो। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालूंगा? सेफ्टी स्टॉक बहुत आसान सर, पूरे साल में मुझे चाहिए 54,000 कास्टिंग्स। एक दिन में, पूरे साल में होते हैं 360 दिन, एक दिन का आ जाएगा। मुझे 9 दिन के लिए अपने गोदाम में सामान रखना है, जबकि मैं एवरेज 6 दिन का रखता हूं। तो सेफ्टी स्टॉक अब की बार 3 दिन का रखूंगा। 3 दिन का आ जाएगा 450 कास्टिंग्स। सही है। अगर मैं इसी पे आपको बोलूं रीऑर्डर लेवल निकालो, तो रीऑर्डर लेवल बहुत आसान। सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के साथ क्या लेते हो? एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन। सही है क्या? हाँ। सेफ्टी स्टॉक कितना है बोलो? सेफ्टी स्टॉक है बेटा 450। एवरेज में लीड टाइम कितना है? एवरेज में लीड टाइम हो गया मेरा 6 दिन और कंजम्पशन है 54,000 अपॉन में 360। तो ये तो हो गया 900 और ये हो गया 450, टोटल हो गया 1350 कास्टिंग्स। बताओ क्लियर हुआ क्या? अब तो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। डिट्टो कॉपी पेस्ट है तो सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगले पार्ट में क्या बोला है? अगर 5% रिस्क पर ही, यही 5% रिस्क की बात करें, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग? ऑर्डरिंग और कैरिंग की टोटल कॉस्ट पूछी है, ठीक है। 5% पर आओ, 5% पर मेरे से पूछा ओसी कितना आएगा। सेम इसी लेवल पर जो थर्ड पार्ट में निकाला ना, उसी लेवल पर एक ओसी पूछा और एक सीसी पूछा। सही बात है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आओ सबसे पहले ओसी। बेटा ओसी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ओसी में आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो पूरे साल में चाहिए 54,000, मैं तो एक बार में 1800 मंगाऊंगा। देखो आप सेफ्टी स्टॉक जितना मर्जी रखो बेटा, मैं तो एक बार में ईओक्यू जितना मंगाऊंगा ना, तो ओसी में तो झंझट ही नहीं आता, क्योंकि मैं एक बार में ईओक्यू जितना मंगाऊंगा। ये हो गए मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 9,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा सर? पूरे साल में चाहिए 54,000, ईओक्यू है 1800, नंबर ऑफ ऑर्डर 30 करूंगा और हर एक की कॉस्ट है 9,000, तो ये खर्चा तो आ जाएगा मेरा 2,70,000। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 270 बहुत क्लियर है, आराम से क्लियर है, ठीक है। अच्छा कैरिंग कॉस्ट, अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो सेफ्टी स्टॉक के केस में कैरिंग कॉस्ट को जरा ध्यान से देखना। यहां पे दोनों ऑल्टरनेटिव है, मैं आपको जरा दोनों ऑल्टरनेटिव समझा देता हूं। पहला ऑल्टरनेटिव तो भाई ये है जो बहुत ही आसान सी बात बोली। क्या बात बोली?
कि कैरिंग कॉस्ट के लिए अपन देखेंगे हमारे पास कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, कितना सामान आया। तो देखो अगर सेफ्टी स्टॉक होता है तो सेफ्टी स्टॉक के लिए फॉर्मूला होता है मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सेफ्टी स्टॉक। ये होता है, हाँ सर होता है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी, सामान मैं मंगा रहा हूं 1800 डिवाइडेड बाय 2 और सेफ्टी स्टॉक कितना है मेरा, इस केस में सेफ्टी स्टॉक कितना 450 का, 450 का है सेफ्टी स्टॉक। तो ये हो गया 900, 1350, ये 1350 आएगा, हाँ ये आया 1350 कास्टिंग्स। और ऑन एन एवरेज 300 रुपए के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 1350 कास्टिंग्स ऑन एन एवरेज 300 के हिसाब से ये हो गया 4,05,000। आप इसी हिसाब से करो, आईसीएआई ने ऐसे ही करा हुआ है, हम भी ऐसे ही करते हैं नॉर्मल सेफ्टी स्टॉक के जैसे, ठीक है। अच्छा टोटल कर लो दोनों का टोटल, तो दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ दो 2,70,000, ये कॉस्ट आ गई 6,75,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से क्लियर हुआ। बेटा प्लीज चैट में बताना क्या क्लियर हुआ या नहीं। लास्ट पार्ट और बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस लास्ट पार्ट। तो ईओक्यू निकालना है, फिर से कह रहा है रेफर टू द ओरिजिनल डाटा, कह रहा है आपकी परचेज ऑर्डर की कॉस्ट टू ओनली 600। बेटा परचेज ऑर्डर की कॉस्ट 600 से कम नहीं हुई, 600 हो गई, जो पहले 9,000 थी। देखो कॉस्ट इतनी कम हो गई, बिजनेस री इंजीनियरिंग लगाया टू ओनली 600। इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट वेस्ट और एफिशिएंसी, जिसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, कैरिंग कॉस्ट 720 हो गई। पहले कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 300, अब ये बढ़ गई। कह रहा है न्यू ईओक्यू निकालो, पहले तो न्यू ईओक्यू निकाल लेते हैं, आओ पहले निकाल लेते हैं न्यू ईओक्यू, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे ना। पहले निकालो न्यू ईओक्यू। न्यू ईओक्यू के लिए चाहिए ए, ओ और सी। ए तो रहेगा 54,000, ओ कितना हो गया था, ओ हो गया 600 और वो हो गया 720, ये हो गया 600, ये हो गया 720। तो बताओ न्यू ईओक्यू कितना आ गया बेटा, ईओक्यू कौन सा वाला, नया वाला। तो नया ईओक्यू हो गया 2AO अपॉन में सी रूट में, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 54,000, ओ है 600 डिवाइड में सी है 720, 300, ये आ जाएंगे 300 कास्टिंग्स। अब न्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, 300 कास्टिंग के बाद क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ सर यहाँ तक समझ आया। आगे हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। पहले कितने फ्रीक्वेंटली बेसिस पर सामान आप ऑर्डर करते थे और अब कितना कर रहे हो। देखो आपको ये बताया था फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कैसे होगा। ओल्ड ईओक्यू के हिसाब से चलें तो ओल्ड ईओक्यू आया 1800 कास्टिंग्स, ओल्ड ईओक्यू आया 1800 कास्टिंग्स। तो इसके बेसिस पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे मेरे 54,000 पूरे साल में, एक बार में 1800 यानी 30 ऑर्डर्स, ये हो गए पूरे साल में 30 ऑर्डर। तो टाइम लैग कितना आ रहा है, हर ऑर्डर के बीच में टाइम लैग कितना है, पूरे साल में 360 दिन और टोटल करेंगे 30 ऑर्डर, पूरे साल में है 360 दिन और टोटल करेंगे 30 ऑर्डर, यानी कि 12 दिन, हर 12 दिन में आप ऑर्डर कर रहे हो। यहां तक तो सही है ना, ये तो हो रहा था पहले। अच्छा अब क्या हो रहा है, अगर मैं न्यू ईओक्यू की बात करूं तो सर न्यू ईओक्यू में आया 300 कास्टिंग्स, और अगर ये है न्यू में 300 तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे आप बताओ, बोलो बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, बहुत आसान, खत्म करो 54,000 अपॉन में 300, तो 54,000 अपॉन 300 करोगे तो पूरे साल में ऑर्डर कितने हुए, 54,000 डिवाइडेड में 300, 180 ऑर्डर। और अगर 180 ऑर्डर हैं तो अगर 180 ऑर्डर हैं तो अब टाइम लैग कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली का मतलब टाइम लैग होता है 360 दिन और 180 ऑर्डर, मतलब हर 2 दिनों में ऑर्डर हो रहा है। तो जो पहले हर 12 दिनों में ऑर्डर हो रहा था अब वो हर 2 दिनों में ऑर्डर हो रहा है, ये आपको लिखना है बस। उसने यही पूछा था, चेंज पूछा था, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी। तो भैया इतने के हिसाब से हमारा आंसर आएगा कि पहले हर 12 दिनों में ऑर्डर कर रहे थे, अब आप हर 2 दिनों में ऑर्डर कर रहे हो। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। स्टॉकआउट के बेहतरीन क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे ये 2 क्वेश्चन। इसी के साथ आपका स्टॉकआउट का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। अगर